श्चुपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। सभी सम्मानित साथियों के लिए, मातृशक्ति के लिए हृदय से नमन। आज का विषय, जैसा कि संचालक महोदय ने स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्र निर्माता और राष्ट्रपिता चाणक्य। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम जहाँ कहते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, वहीं हम चाणक्य को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि चाणक्य राष्ट्रपिता की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं, इस पर ही आज चर्चा होगी। स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपिता के भीतर गुण कौन सा होना चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम पिता की बात करते हैं तो हम अपने जैविक पिता के बारे में सोचने लगते हैं और राष्ट्र को भी सोचने लगते हैं कि शायद राष्ट्र भी कोई बालक होगा और जैसे हमारा कोई पिता है वैसे ही इसका भी कोई पिता होगा। उस अर्थ में जानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रूपक के रूप में कही जाती हैं, लेकिन उस रूपक पर भी अगले वाला अपने आप में खरा उतरना चाहिए, ये अपेक्षा उससे की जाती है। तो राष्ट्र के लिए, जैसा कि मैं बताता रहा हूं कि राष्ट्र का जहां जहां भी प्रयोग वेद और वैदिक संस्कृति में, वैदिक साहित्य में, वैदिक वांग्मय में किया गया है, वहीं वहीं इसका अर्थ जोड़ने से होता है, संगम से होता है। राष्ट्र की स्थिति को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए, राष्ट्र की परिभाषा को समझने के लिए समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जोड़ने का काम कर रहा हो वही राष्ट्रवादी होता है, वही राष्ट्रभक्त होता है, वही राष्ट्र का सेवक होता है, वही राष्ट्र प्रेमी होता है। जो अपने इस धर्म को समझता हो, मेरा धर्म क्या है, मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, मेरा राष्ट्रीय दायित्व क्या है। आप और हम आज तक 1947 के भारत के मैप को देखते हैं। मैप को देखते ही हम ये एक पीड़ा, एक वेदना अनुभव करने लगते हैं कि देखिए हमारा देश कभी कहां तक हुआ करता था। 1947 के बाद से आज तक हम इस पीड़ा से उभर नहीं पाए। सावरकर जी जब संसार से जा रहे थे और उससे पहले आपने देखा कि 1965 का युद्ध हुआ था। सावरकर जी उस समय भी बीमार थे। बीमार सावरकर अपने बिस्तर से उठ उठ करके उस समय ये देखा करते थे, सुना करते थे कि हमारी सीमाएं कहां तक पहुंच गई, हमारी सेनाएं कहां तक पहुंच गई। जब उनको यह पता चला कि हमारी सेनाएं लाहौर में जाकर के खड़ी हो गई हैं और देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहां पर जाकर के हमारे सैनिकों को संबोधित करके आए हैं, तो इससे अपनी सारी बीमारी को भूल गए थे सावरकर जी और कहने लगे थे कि मेरा देश अब अखंड होने की स्थिति में जा रहा है। अखंड भारत का सपना लेने वाला वो सूरवीर बीमारी को छोड़ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन जब ये पता चलता है कि सेना तो जीत गई लेकिन वार्ता की मेज पर नेतृत्व हार गया,
तो सावरकर जी ने उसी दिन से खाना पीना दवाई लेना तक सब छोड़ दिया था, और उसी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। पूर्णतया पूर्णतया उल्लंघन कर दिया, सभी चीजों का उल्लंघन कर दिया। ये क्या था उनका? ये देश प्रेम था, ये राष्ट्र प्रेम था, ये उनकी राष्ट्रभक्ति थी, जिसको उन्होंने प्रदर्शित किया, लोगों को दिखाया, बताया, समझाया अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। और ऐसे सावरकर न जाने कितने थे, और न जाने ऐसे सावरकर आज भी कितने हैं जो इस बात को देखते, सोचते, समझते हैं कि मेरे देश के साथ क्या हो गया था। देश के टूटने का कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है, ये उन लोगों को देख करके, उनके दिलों को समझ करके समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है। तो आज हम बताना चाहेंगे कि जिस समय हमारे देश में चाणक्य का काल था, या चाणक्य पैदा हुए, उस समय देश की परिस्थितियां क्या थी? हम इतिहास को वर्तमान के आईने से बाहर पीछे जाकर देखते नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल कहा जाता है कि जो दिखेगा सो बिकेगा, तो यहां पर दिखाने के लिए ऐसे लोगों को सामने कर दिया गया जिनका राष्ट्रवाद से कोई दूर दूर का अभिप्राय नहीं था, कोई लेना देना नहीं। और उनके गीत गाते 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 हम ये सोचने लगे कि शायद इससे पहले देश में एकता की बात करने वाला कोई नहीं था, और इस देश के पास अपना कुछ भी नहीं था। हम 1947 से पहले, 1947 के बाद 1857 से पहले जाकर के भारत को देखते ही नहीं, क्योंकि गीत इतने गा दिए गए हैं कि बस ऐसे लगता है कि राष्ट्र निर्माता तो अब हुए थे 1947 में आकर। राष्ट्रपिता भी कोई हुआ था तो अब हुआ था, इससे पहले तो इस देश के बारे में सोचने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन आज अपने इस महानायक के बारे में हमें विचार करना है, सोचना है, चिंतन करना है, और देखना है कि कितने हीरे हमारे इतिहास से विलुप्त कर दिए गए। वो किसने किए, क्यों किए, तो अपने आप समझ जाएंगे आप। लेकिन हमारा जो कार्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उन हीरों को तराश करके फिर हम अपनी एक तस्वीर बना करके उनकी रखें, दिखाएं लोगों को कि हमारे महापुरुषों ने, महानायकों ने, उन हीरों ने, उन वीरों ने देश के लिए क्या किया। यही हमारा उद्देश्य राष्ट्र मंदिर निर्माण के बारे में है। तो इन्होंने जिस समय देश में जन्म लिया, उस समय तक्षशिला नाम का एक विश्वविद्यालय देश में कार्य कर रहा था। लगभग 2400 वर्ष पुरानी बात है। उस समय तक्षशिला नाम के उस विद्यालय में इन्होंने अपना अध्ययन किया था, और अध्ययन करते करते उसके बाद इनका जो आज आप कहते हैं कि कैंपस सिलेक्शन हो गया, ये परंपरा बाहर से नहीं लिया आपने, ये अपने देश की परंपरा है। इनका भी वहां आचार्य के पद पर वहां से वहीं सिलेक्शन हो गया था, कैंपस सिलेक्शन। आज के शब्दों में कहेंगे तो लगेगा कि आनंद आया, और उस समय के शब्दों में कहेंगे तो लगेगा कि पता नहीं कब की बातें कह रहे हैं। लेकिन कैंपस सिलेक्शन हुआ, तक्षशिला में इन्होंने पढ़ाना आरंभ कर दिया। इन्हीं के साथ अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि भी अध्ययन कर रहे थे। जैसी संगति होती है, जैसी संगत होती है, वैसी रंगत चढ़ती है। जैसी करोगे संगत, वैसी चढ़ेगी रंगत। जब ऐसे ऐसे विद्वान वहां पर थे, तो उनके साथ पढ़ने का अभिप्राय था कि वैसे ही मानसिकता, वैसी ही मेधा शक्ति, वैसी ही मेधा सामर्थ्य इनके पास भी। इसलिए जहां अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि का दूसरा क्षेत्र हो गया, वहां इनका दूसरा क्षेत्र बना,
परंतु इन्होंने देखा कि देश की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। आज के सरदार पटेल से भी बड़ा काम इन्होंने उस समय करने का संकल्प लिया। मैं और आप सभी सरदार पटेल जी के बहुत भक्त हैं, उनके प्रति बहुत निष्ठा और श्रद्धा है हमारे भीतर। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि आज हमें एक और सत्य को महिमा मंडित करने के लिए कह लेना चाहिए कि उनसे भी बड़ा काम इन्होंने उस समय किया। उस समय का भारत, जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे, उस समय का भारत केवल पाकिस्तान तक सीमित था। लेकिन जिस समय देश को चाणक्य मिले, उस समय का भारत आज के पाकिस्तान से आगे ईरान इराक तक जाता था। अफगानिस्तान अपने आप सम्मिलित हो गया, टर्की भी अपने आप सम्मिलित हो गई, बहुत बड़ा भाग आपके अरब कंट्रीज का हो गया। उसके बाद जो मध्य एशिया की तरफ जाएंगे तो वो भी सब इसमें सम्मिलित हो गया। उस समय 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत नहीं था, उस समय लाखों वर्ग किलोमीटर का भारत था, लाखों वर्ग किलोमीटर का भारत। उस लाखों वर्ग किलोमीटर के भारत को जोड़ना, जिसमें कहीं ना कहीं टूटन आ गई थी, कहीं ना कहीं फूटन आ गई थी, कहीं ना कहीं स्वार्थ हावी हो गए थे, राजनीति पथ भ्रष्ट हो गई थी। उस पथ भ्रष्ट राजनीति को सही रास्ते पर लाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया। इसके लिए बड़ा काम इन्होंने यह किया कि जितना देश का कानून बिखरा पड़ा था, ये जो अगर आज हम लिख रहे हैं या और बहुत सारे लेखक राष्ट्रवाद पर लिख रहे हैं, माना कि वो लिख रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, लेकिन उनका मौलिक चिंतन तो नहीं, मेरा भी मौलिक चिंतन नहीं, मैं भी कहीं से आपको बता रहा हूं। गलती लोग ये करते हैं कि अपने आप को महिमा मंडित कराने के लिए दिखाने लगते हैं कि सारा कुछ मैंने लिया है, मैंने दिया है, मेरे पास है, और किसी के पास है ही नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कि फलां ने ये लिखा, उसने ये लिखा, उसने ये लिखा, तो इसका अभिप्राय हुआ कि हमने संकलन किया, हमने संहिताबद्ध किया, उसको कोडिफाइड किया। तो जब इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, चाणक्य का अर्थशास्त्र, वास्तव में वो राजनीति का ग्रंथ है, लगता है ऐसे कि जैसे उसमें अर्थशास्त्र की बात की हूं, लेकिन अर्थ और राजनीति का समन्वय है, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया अर्थशास्त्र। उस राजनीति शास्त्र में उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसके प्रारंभ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो मेरा है, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने किया, उन लोगों को ले लेकर के मैंने इसको संकलन को तैयार किया है। तो चाणक्य तक भी हमें नहीं रुकना। चाणक्य के पीछे भी कौन लोग खड़े थे, कौन कौन सी परंपरा से वो लिखते चले आ रहे थे। मनु के पास जाएंगे तो मनु ने भी कहां से लिखा था, मनु के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं वो वेदों के आधार पर लिख रहा हूं, और वेदों के आधार पर जब लिखते हुए पहुंचे तो सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषि हमको मिलते हैं। आप कहां तक पहुंच गए? इसलिए ज्ञान की सीमाएं नहीं स्थापित करनी चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वो उससे पीछे कुछ भी नहीं है और वही अंतिम सत्य है। ये बड़ी मूर्खता होती है, इससे ज्ञान का स्रोत सूख जाता है, पीछे हटने की लोगों की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, लोग बढ़ नहीं पाते हैं, उधर को जा नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं अपने अतीत को। लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो उससे बहुत पहले रहा है और उसको कोडिफाइड मात्र में कर रहा हूं। लोगों को समझाना, लोगों को बताना, लोगों को एक सही रास्ते पर लाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ये बात स्पष्ट की। अब उन्होंने देखा कि देश टुकड़ों में बट गया है और इसको एकीकृत करना है, इसको एक करना है। देश कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? हम क्यों कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से भी बड़ा काम किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को तो 563 रियासतों में से सैकड़ों रियासतें अपने आप ये कहने के लिए तैयार हो गई थी कि हम हिंदुस्तान चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमसे इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा रहे हैं, जो विलय पत्र कहा गया था उस समय।
विलय पत्र पर लोगों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए। लेकिन जिस समय की बात हम कर रहे हैं और जिस समय चाणक्य इस देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़े हुए थे, संगम करने के लिए खड़े हुए थे, इसकी यूनिटी को मजबूत करने के लिए खड़े हुए थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गई। अभिनंदनीय कार्य मोदी जी का। लेकिन आज अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सोचेंगे तो आप कहेंगे कि वह तो 1000 फीट ऊंची होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि चाणक्य ने देखा कि देश 500 में नहीं, 1000 टुकड़ों में नहीं, 2000 टुकड़ों में नहीं, 3000 टुकड़ों में नहीं, 4000 टुकड़ों में नहीं, पूरे 5000 टुकड़ों में बटा हुआ है। 5000 टुकड़ों में बटे हुए भारत को एक करने का संकल्प लेकर के आप खड़े हुए। अब आप सोचिए कि 5000 टुकड़ों में बटा हुआ भारत कितना विस्तृत होगा, कहां तक का भारत होगा। और यदि उन्होंने वो उस राष्ट्र की स्थापना करने में, उस राष्ट्र को एकीकृत करने में उस समय सफलता प्राप्त की, तो आज जो मानचित्र हमको चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का दिखाया जाता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की सीमाओं को निर्धारित करने में सहायक नहीं हो सकता। वो कितना बड़ा होगा ये सोचिए आप। 5000 स्टेट भी अगर आज आप बना देंगे तो सारी दुनिया क्या आ जाएगी नहीं इसमें। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये कौटिल्य कौटिल्यकालीन भारत नाम की पुस्तक में लिखा है। आचार्य दीपंकर जी इसके लेखक हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। 1857 क्रांति और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन इनकी ही पुस्तक है। मेरठ के बारे में लिखा, बड़े शोध पूर्ण ग्रंथ इनके होते हैं। इन्होंने इसमें लिखा 5000 टुकड़ों में बटे हुए भारत को जोड़ना, और उसके लिए उस समय की जो शासन सत्ता थी उसके विरुद्ध उठ करके मैदान में आना, ये कोई चाणक्य ही कर सकता था। मैं बार बार कहता रहता हूं कि उन्होंने उस समय के अपने शासक चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में लिया और देश की सीमाओं का पुनरीक्षण किया। पुनरीक्षण करके पूरे सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का संकल्प लिया। आप तनिक कल्पना कीजिए कि 5000 टुकड़ों में बटे भारत की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए और उन्हें मजबूती देने के लिए कितनी बड़ी चीन की दीवार खींची गई होगी, कितने बड़े संसाधनों का उस पर प्रयोग किया गया होगा। और आज जब आपके पास में हवाई सर्वेक्षण करने के लिए हवाई जहाज हैं, दूसरी गाड़ियां हैं, उस समय इस काम को करने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। अपने आप सीमाओं पर जाकर के पुनर्निर्धारण का काम करना कितने बड़े भागीरथ प्रयास का परिणाम होगा। एक भगीरथ इस देश में नहीं हुए, कितने भगीरथ इस देश में हुए। और उनके द्वारा डाली गई उस परंपरा का परिणाम यह हुआ कि आगे चल करके सैकड़ों वर्ष तक, 1000 वर्ष तक इस देश पर कोई आक्रमण करने का प्रयास नहीं कर पाया। 1000 वर्ष तक देश को सुरक्षित करके जाना चाणक्य की नीति का ही परिणाम हो सकता था। क्योंकि इसके बाद फिर 638 में जाकर के विदेशी आक्रमणकारियों को आप देखते हैं जो अरब की ओर से आ रहे थे। और भी आगे जाकर के कहें तो 712 का जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है, वो निर्णायक आक्रमण है, पहला आक्रमण, तेज आक्रमण। तो 1000 वर्ष तक देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देना। और जो राजा विक्रमादित्य है, जिनके नाम पर विक्रमी संवत चलता है, जिनके बारे में हम कहा करते हैं कि उनका जम्बूद्वीप पर शासन रहा था। जम्बूद्वीप का अभिप्राय होता है कि आज का यूरोप और एशिया। तो जिनके नाम से विक्रमी संवत चला, उनके मूल में भी अगर कोई खड़ा था इतनी ताकत देने वाला, तो वो चाणक्य खड़े थे। उनको भी ऊर्जा मिली, उनको भी नई सोच मिली, उनको भी राष्ट्र के एकीकरण का और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प कहीं से मिला, तो वो चाणक्य से मिला। इसलिए उनको लोगों ने कहा कि वह राष्ट्रपिता थे।
क्योंकि उन्होंने देश का यूनिफिकेशन किया, एकीकरण किया था। आज तक हमने पढ़ा, हमने सुना, जिस समय अलकछिंद्र से बिगड़ करके सिकंदर बना है। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, इसको जो संस्कृत में कहा जाता है अलकछिंद्र, अलकछिंद्र ने देश पर हमला किया। तो यदि आप उस समय के भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में से ही आकर के एक आक्रमणकारी आया। यानी यूनान का सिकंदर नहीं था, भारत के एक भाग का, एक टुकड़े का शासक था। परंतु उसने गलती क्या की थी कि वो एक अलग राष्ट्र की संकल्पना लेकर के चला था। एक अलग संकल्प, एक अगला अलग सपना, एक अलग उद्देश्य। तो आपका वेद जो ऋग्वेद है, उसमें जो ऋग्वेद का जो संगठन सूक्त है, उसमें तो ये कहा गया है कि तुम्हारी सभाएं समान हो, तुम्हारी समितियां समान हो। यानी कि तुम्हारा एक ही विधान मंडल हो, तो संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाले महान पुरुषों से सुशोभित हो, महान विद्वानों से सुशोभित हो। संपूर्ण भूमंडल का एक विधान मंडल। आप कल्पना कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, उस बात से जुड़िए। मैं कह रहा हूं कि एक यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का संकल्प किसने दिया संसार को? आपने दिया। आज उसकी नकल है, और नकल भी अपने आप में पूर्णतया कामयाब सफल नहीं हो रही है, कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि यह नकल है और आप वास्तविकता को धरती पर उतार रहे थे। तो वेद ने कहा कि आपकी समिति एक जैसी हो। वेद ने कहा कि आपकी समितियां, सभाएं, आपका संकल्प, आकुति ही का अभिप्राय होता संकल्प। तुम्हारा संकल्प भी एक। यदि संकल्प अलग अलग हो गए तो समझ लीजिए दो राष्ट्र हो जाएंगे। 1947 से पहले क्या हो रहा था? देश के दो संकल्प हो गए थे। एक दल कहता था कि मेरा संकल्प पाकिस्तान है, देश को आजाद तो कराएंगे लेकिन पाकिस्तान के नाम पर। दूसरे लोग कहते थे कि हम संकल्प हमारा एक है, और वो संकल्प है हमारा देश यानी भारत को सुरक्षित हाथों में लेना और सुरक्षित उसको एकीकरण करते हुए उसका एक भारत बनाना। यह आपके क्रांतिकारियों का संकल्प था। इसके आगे एक दोगला संकल्प था बीच का, ना इधर का था ना उधर का था। और जो ना इधर के ना उधर के होते हैं वो किधर के भी नहीं होते। वो लंगड़ा लूला राष्ट्र चाहते थे, वो अपंग राष्ट्र चाहते थे, वो बीमार राष्ट्र चाहते थे, और सत्ता की उनको जल्दी थी। बताने की कोई आवश्यकता नहीं कौन थे वो। तो जब संकल्प ढीला पड़ जाता है, संकल्प टूट जाता है, तो राष्ट्र टूट जाता है। आपके यहां प्राचीन काल से एक राष्ट्र, एक सोच, एक चिंतन, एक दिशा, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। समगच्छ ध्वंसम वद ध्वंसम वो मनांसी जानताम। तुम्हारे मन भी एक जैसे हो, तुम्हारी चाल भी एक जैसी हो, तुम्हारी दिशा भी एक जैसी हो, तुम्हारी वाणी भी एक जैसी हो, एक ही बोलेंगे जो बोलेंगे। जब एक एक आवाज निकलने लगती है, एक सुर हो जाता है सबका, तो राष्ट्र मजबूत होता है। और इस एक सुर को बनाने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। उस साधना को चाणक्य कर रहे थे, और उस साधना में सबसे बड़ी सेंध लगाने वाला कोई था तो वो सिकंदर था। हम सिकंदर को एक आवारा आदमी मान लेते हैं, सिरफरा मान लेते हैं। नेहरू जैसे लोग उसको उस समय का वीर बहादुर मान लेते हैं। उसके भीतर पौरुष था, वो संसार पर हुकूमत करना चाहता था, वो संसार का विजेता बनना चाहता था।
इसलिए अपने देश से चला था, और देश से चल करके उसने अनेक देशों को अपने कब्जे में कर लिया था, नहीं किया था। सच्चाई ये है कि वो भारत के भीतर उठा और भारत के संकल्प को तोड़ने के संकल्प के साथ उठा, क्योंकि यूनान तो महाभारत काल से भारत का विरोध करता आ रहा था। वहां पर गंदे लोग जा बसे थे, जो समय भी हमारे राजा युधिष्ठिर का विरोध कर रहा था। इस सोच को बदलने के लिए कि ये एक नया वितंडा पैदा हो रहा है देश के भीतर, या देश के भीतर ऐसे वितंडावादी पैदा हो गए हैं, या देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाले आतंकवादी पैदा हो गए हैं, तो इनका समुचित उपचार मुझे करना है। और उस आतंकवादी को सहायता देने वाले जो हम आजकल तक पढ़ते रहे हैं कि एक आम भी ताम भी नहीं थे, एक अकेला आम भी नहीं था, आम भी के साथ 36 और भी गद्दार थे। 37 रियासतें, 37 स्टेट उस समय के सिकंदर नाम के विदेशी आतंकवादी के साथ जाकर के जुड़ गई थीं। उन सबको रास्ते पर लाना, एक नवाब हैदराबाद नहीं था, एक जूनागढ़ का नवाब नहीं था, 37 थे, और बड़ी बड़ी रियासतों के बड़े बड़े सूबों के मालिक थे, वो बड़े बड़े प्रांतों के राजा थे। उन सबको उन्होंने सही रास्ते पर लाने का संकल्प लिया। आप हम आज जिस प्रकार नजरअंदाज किए जा रहे हैं, राष्ट्रवादी लोगों का जिस प्रकार देश के भीतर ही जीना कठिन हो गया है, दुर्लभ हो गया है, या उनको ही ये माना जाता है कि यही लोग ऐसे हैं जो देश में अफरा तफरी मचाते हैं। यानी कल्पना कीजिए कि यही स्थिति यदि उस समय रही होगी, रही थी, जब देश के गद्दार लोग आकर के आगे आकर के देश का विखंडन कर देना चाहते थे। विखंडन की उस प्रक्रिया को रोकना, 5,000 टुकड़ों में बटे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधना कितना बड़ा कार्य रहा होगा, इस पर आज हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इतने सारे विश्वासघातियों का, इतने सारे देशद्रोहियों का, ये व्यक्ति नहीं थे, ये विशाल विशाल रियासतों के राजा थे। उस समय राजा ही शब्द प्रयोग होता था, तो नवाब और सुल्तान या दूसरा जो इस्लामिक शब्द है वो इनके लिए प्रयोग नहीं किया सकता। इतने लोगों की चुनौती को झेलना चाणक्य के लिए ही संभव था, और उन्होंने 19 माह सिकंदर हमारे देश में रहा था, उसके द्वारा जो जितना वितंडावाद, जितना विखंडनवाद देश के लिए फैलाया गया, उसके कारण अनेक देशद्रोही उठ खड़े हुए थे। अनेक ऐसे लोग थे जो विदेशों से सहायता लेकर के सत्ता परिवर्तित कर देना चाहते थे, जैसा आज आप देख रहे हैं। नाम लेने की फिर आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे आप। आज भी लोग हैं जो विदेशों से सहायता लेकर के सत्ता बदल देना चाहते हैं, और उस समय भी लोग थे। इसलिए इतिहास आवश्यक होता है कि हमने पूर्व में जब ऐसी परिस्थितियां बनी थी तो किस प्रकार से उनका सामना किया था। हमारे पास कौन सी ऐसी प्रतिभा थी जिसने इस प्रकार के राष्ट्रद्रोहियों का सामना करते हुए उनका सफलतापूर्वक सामना किया था, विनाश किया था। इसलिए चाणक्य ने लिखा कि जो देश का दुश्मन हो, राष्ट्र का दुश्मन हो, उसका समूल नाश करना चाहिए। पौधे की जड़ में छाछ डाल करके उसका विनाश कर रहे थे। बोला बच्चे, एक बच्चे को उन्होंने देखा जो चंद्रगुप्त मौर्य बना जाकर के, कि ये मेरे पैर में कांटा चुभा, इसलिए इसका विनाश कर रहा हूं। तो उसने कहा कि मट्ठा क्यों डाल रहे हो, कि शत्रु का समूल नाश करना चाहिए।
जड़ सहित उसका विनाश करना चाहिए। ये फिर फूटेगा, फिर किसी के पैर में जाकर के लगेगा। बस इसी बात को देख करके उन्होंने समझ लिया कि ये बालक ऐसा हो सकता है जो तेरे लिए कामयाबी दिलाने वाला हो सकता है। राष्ट्र के शत्रुओं का विनाश करने के लिए इससे बढ़िया कोई योग्यता किसी के पास नहीं हो सकती। इसलिए बच्चा अपने आप ही अपनी परीक्षा दे रहा था और उसकी परीक्षा लेने के लिए एक परीक्षक के रूप में चाणक्य वहां पर आप उपस्थित हुए थे। उन्होंने ये देख लिया, उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और राष्ट्र के लिए नियुक्त कर लिया, आ तुझे राजा बनाऊंगा। तक्षशिला उस समय का नालंदा, तक्षशिला और नालंदा उस समय के गुरुकुल कांगड़ी बन गए थे। गुरुकुल कांगड़ी से स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक नहीं हजारों युवाओं को निकाला, ब्रह्मचारियों को निकाला, और वो ब्रह्मचारी देश के लिए क्रांतिकारी बनकर के आए। अंग्रेजों ने कहा था कि ये गुरुकुल नहीं है, ये क्रांतिकारियों की फैक्ट्री है। तो तक्षशिला उस समय राष्ट्र भक्तों की, क्रांतिकारियों की फैक्ट्री बन गया था। वहां से निकलने वाले ब्रह्मचारी सीधे देशभक्ति के लिए जा रहे थे। उन्हीं में से चाणक्य एक थे, वह तो सिरमौर बन गए। लेकिन अकेले चाणक्य ने यह सब कर दिया होगा, यह संभव नहीं होता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने काम करने के लिए 1 लाख की सेना खड़ी करनी पड़ी थी, जैसे मोदी जी को अपने काम को करने के लिए विशाल संख्या में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैयार करने पड़े। तो वो कार्यकर्ता तपे तपाए वो ब्रह्मचारी थे जो तक्षशिला से निकल करके आ रहे थे, दूसरे विश्वविद्यालयों से निकल करके आ रहे थे। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि अब हमें केवल और केवल राष्ट्र के लिए काम करना है, सजग प्रहरी के रूप में काम करना, तपना है और खपना भी है। राष्ट्र के लिए तपना है, राष्ट्र के लिए खपना है। तो तपे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना सावरकर जी के बारे में, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तथ्य, सावरकर माने तप, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तिलमिलाहट। ये हमारे अटल जी ने सावरकर जी के बारे में कहा। और यदि आप चाणक्य के बारे में देखें तो चाणक्य पर भी यही बात लागू होती है। और उनके अनेक क्रांतिकारियों जो हजारों लाखों की संख्या में थे, जिन्होंने 5,000 टुकड़ों में बटे भारत को एक करने में उनका सहयोग किया था। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कि राम की सेना, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना, अब चाणक्य की सेना के बारे में भी विचार की थी। हमारे इतिहास नायक हमसे छीन लिए गए, इसलिए हमें अपने आप ही पता नहीं है कि हमारे इतिहास नायकों ने कितना बड़ा काम और कब कर दिया है, और उसके साथ खड़े होने वाले कितने लोग रहे होंगे। इसलिए इतिहास की कहानियां हमसे लुप्त हो गई हैं। लेकिन तक्षशिला और नालंदा जो उस समय सप्लाई कर रहे थे, वो राष्ट्र भक्तों की सप्लाई कर रहे थे, और उस सप्लाई का परिणाम था कि देश को एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त हुआ। एक ऐसा सशक्त नेतृत्व जिसने विदेशियों को या भारत विरोधियों को, देशद्रोहियों को सबक सिखाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने लोगों के भीतर नव चेतना का संचार किया, नई ऊर्जा का संचार किया। अब आप देखिए, हमारे यहां पर विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता रहा हूं, 2 गांवों की सीमा का विवाद आ जाए तो उसको कलेक्टर नहीं, शासन से निर्धारित किया जाता है। किसानों के बीच मेंढ टूटने की स्थिति आ जाए, कोई किसान किसी दूसरे किसान की मेंढ तोड़ ले, तो क्या होगा? तो उसको एक धारा है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की धारा 24, उसके अंतर्गत उनको पैमाइश की कार्रवाई करवानी पड़ती है। उसको एसटीओ करता है, उप जिलाधिकारी।
और उसमें सालों लगते हैं। और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसके जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, पटवारी, लेखपाल जिसको कहते हैं, लेखपाल से लेकर के और ऊपर के अधिकारियों तक, जित जहां जहां तक वो फाइलें जाती हैं, वहीं वहीं भ्रष्टाचार खुला खेल खेलता है। एक मेंढ को बांधने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ता है कि लोगों में, पड़ोसी काश्तकारों में आपस में बैर पैदा हो जाता है। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं कि इसको गांव के लोग, गणमान्य लोग जाकर के बंधवाएंगे। और यदि उन गणमान्य लोगों में से किसी को ये पता नहीं है कि वास्तविक मेंढ कहां पर थी, तो इसके लिए वह गुप्त रूप से वेश बदल करके लोगों से इस बात की बहुत अच्छे तरीके से पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे कि वास्तविक मेंढ कहां होती, और इसको जाकर के फिर वो बंधवाने का काम करेंगे। ये प्रक्रिया मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये हजारों वर्ष से, बल्कि लाखों वर्ष से, क्योंकि चाणक्य भी कहते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं वो मेरा अपना नहीं, मैंने इसको कोडिफाइड किया है, संहिताबद्ध किया है। तो उससे भी पहले से चली आ रही परंपरा थी। आज जब हम पीछे को जाकर के नहीं देखते तो हम कह देते हैं कि अंग्रेजों ने देखो कितनी अच्छी व्यवस्था दे दी थी, मेंढ बांधने की व्यवस्था दी उन्होंने, उसकी भी प्रक्रिया निर्धारित की। उन्होंने तो आपकी उन देसी पंचायतों को छीन लिया, अधिकार विहीन कर दिया, पंगु कर दिया, जो निशुल्क आपको न्याय दिया करती थी। उनकी गरिमा को भंग कर दिया, और इन्होंने उनकी गरिमा को परिपक्व किया, मजबूत किया कि हम आप पर विश्वास करते हैं और आप ये काम करेंगे। और आज भी भारत, आज का भी भारत अपनी प्राचीन परंपराओं से चल रहा है। जहां मैं बैठा हूं इसको एनसीआर कहते हैं, एनसीआर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बड़े बड़े शहरों में यदि आप बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं या दूसरी जगह बैठे हैं, उनको जहां जहां बैठे हैं आप उनको भी छोड़ दीजिए, आप अपने देहात के भाट की बात कीजिए। आज भी वहां पर लोग इसी प्रकार से जाते हैं और गट्ठा लेकर के जाते हैं, जिसमें 8.25 फीट होते हैं लंबा, 8.25 फीट लंबा होता है वो, 99 इंच का। 99 इंच के उस गट्ठे से जाकर के खेत को नाप देते हैं, और जिसकी जहां पूर्ति हो जाती है वहां से आगे जाकर के दूसरे की खेत की मेंढ शुरू हो गई, वहीं पर जाकर के मेंढ लगवा देते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, वो भी चाणक्य से ही जुड़ा हुआ है। चाणक्य ने कहा कि जब भाइयों के बीच विभाजन हो तो छोटे भाई को कुर्रे लगाने चाहिए। कुर्रे का अभिप्राय है कि हिस्से रख देने चाहिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 25-25 लाख की कीमत के मूल्यांकन के 4 कुर्रे उसको स्थापित कर लेने चाहिए कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब उसको लेने की बात आती है, तो लेने के लिए उन्होंने कहा कि छोटे वाला जो है वो छांट कर ले, बड़े की मोनोपोली ना चले, बड़े का अधिनायकवाद शांत रहे, बड़े की दादागिरी ना चले। इसके लिए कर दिया कि छोटे वाला छांट करे, और इसके लिए गांव के, समाज के पंच वहां पर उपस्थित होंगे ताकि बड़ा वाला कोई अन्याय ना करने की स्थिति में आ जाए। तो छोटे से कहा जाता था कि तू छोटा है, कहीं अपने आप में छोटा होकर के कमजोर ना रह जाए, इसलिए छांट ले, जो सा तुझे अच्छा लगता हो उसको ले ले, और वो ले लेता था। फिर दूसरा, सबसे बेकार माल उनकी नजरों में जो रहता था वो बड़े के लिए रहता था, और बड़े की जिम्मेदारी बड़ी ही होती थी। उसको कहा जाता था कि कम खाइए और गम खाइए। ये थी हमारे देश की परंपरा। उससे 10 मिनट में, 10 घंटे में, 10 दिन में बड़ी बड़ी समस्याओं का निस्तारण हो जाता था। और आज का कानून आपको देख रहे हैं कि बंटवारे के मामलों को ही 10-10 साल और 20-20 साल लगा देता है।
जब छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर के वो देख लेते हैं कि ताऊ ने मेरे पिताजी के साथ में यह न्याय किया था, और ताऊ वाले बच्चे देख लेते हैं कि चाचा ने मेरे पिताजी के साथ में यह न्याय किया था, तो इसलिए उनके भीतर प्रेम भाव समाप्त हो गया, दुर्भाव पैदा हो गया। इस दुर्भाव को ज्यादा ना बढ़ाया जाए, और जहां से ये कौपल के रूप में फूटा था वहीं पर इसको समाप्त कर दिया जाए, मसल दिया जाए। उसके लिए चाणक्य की यह नीति थी, और ये चाणक्य की नीति देश का आज तक मार्गदर्शन कर रही है। चाणक्य की ये सोच, चाणक्य की ये व्यवस्था, चाणक्य का ये कानून आज विभिन्न प्रकारों के कानूनों के होने के उपरांत भी देश को शांति से जीने दे रहा, देश के देहात है। इसलिए कितनी आवश्यकता है अपने अतीत को समझने की, अपने भारत को समझने की, और अपने गौरवपूर्ण उन महान पुरुषों को समझने की जिन्होंने देश के लिए ऐसी व्यवस्थाएं दी जो हजारों साल से इस देश का मार्गदर्शन करती आ रही हैं, और अगले हजारों वर्ष तक शासन और मार्गदर्शन करने की स्थिति में हैं। इसलिए उनके चिंतन को, उनके प्रयास को, उनके मंथन को हमें समझना चाहिए। हम एक बात कह दिया करते हैं, कांटे से कांटा निकलता है, लेकिन इसको इसको कहा किसने? सबसे पहले इसको किसने कहा? कांटे से कांटा निकलता, कंटके नैव कंटकम, ये चाणक्य नीति का सूत्र है। कंटक से, कांटे से कांटा निकलता है। आप देख लीजिए, देहात के व्यक्ति के जुबान पर यह बात चढ़ी हुई है। इसका मतलब चाणक्य उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में है, उनके चिंतन में है। एक बात और कहते सुनते हैं, दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। आज की भाषा में, अपनी साहित्यिक भाषा में कहेंगे, शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। और इसी को चाणक्य अपनी नीति में किस प्रकार से कहते हैं? वो कहते हैं कि शत्रु शत्रु मित्रम। ये वहां से चला है, और वहां से चल करके किस प्रकार से हमारे देश के लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, विचारणीय विषय है। आगे 2500 वर्ष बाद, यानी 2500 वर्ष, 2400 कहिए, 2300 कहिए, कुछ भी कहिए, इतने वर्ष तक बाद इसके चले जाने के बाद भी चाणक्य हमारे मन मस्तिष्क में छाए हुए हैं। और हमारे ही मन मस्तिष्क में नहीं, संसार भर के जितने राजनीतिज्ञ हैं वो सारे के सारे चाणक्य को पढ़ते हैं। यदि हमारे महर्षि मनु की मनुस्मृति, रामायण और महाभारत के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय कोई ग्रंथ है, नीति है, तो वह चाणक्य नीति है, जिसको लोग आज भी बड़े चाव से पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उपस्थित समस्या से हम किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं, इसका समाधान ढूंढने के लिए वो लोग उसको ढूंढते हैं, यानी चाणक्य को ढूंढते हैं, चाणक्य को खोजते हैं। तो चाणक्य ने हमें अपने साहित्य से जोड़ा, अपनी परंपराओं से जोड़ा, राजनीतिक रूप से देश को जोड़ा, और हमें देश के धर्म के साथ जोड़ा, धर्म का मर्म समझाया। तब वो इतने ऊंचाई के स्थान पर जाकर के स्थापित हुए। एक प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ पर सड़कों पर जो ऊंचे ऊंचे टावर लगा करके आजकल लाइट बखेरी जाती हैं, जो पूरे मोहल्ले में लाइट कर देती हैं, ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में, ज्योति स्तंभ के रूप में चाणक्य ने अपने आप को स्थापित किया। राष्ट्र उनको उसी ज्योति स्तंभ के रूप में नमन करता है, उसी रूप में उनका स्तवन करता है, अभिनंदन करता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो हम जोड़ने वाले को राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी भावनाओं को जोड़ा। राष्ट्र एक अमूर्त भावना है, दिखती नहीं है। ये जो मेरे आपके बीच में एक भाईचारा विकसित हो गया, या कहिए कि योगहार परिवार के सभी लोगों के बीच में एक भाईचारा बन गया, भाई बहन का पवित्र संबंध स्थापित हो गया,
ये क्या परिवार का विस्तार नहीं है? यही तो राष्ट्रवाद है, और यही वो राष्ट्र की भावना है जो अमूर्त भावना है, लेकिन हम सबको जोड़े हुए हैं। रात हम चर्चा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि किस तरीके से हमारा वार्षिक समारोह होगा, उसकी क्या तैयारियां होंगी, कैसे कैसे करना, ये सारी चीजें क्या है, क्यों हमको आवश्यकता पड़ गई। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में बैठ करके भी हम एक एक संकल्प के होकर के, एक भाव के होकर के काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो संगम है, यही तो विचारों की एकता है, समरूपता है। और इसी समरूपता को स्थापित कर रहे थे हमारे चाणक्य। इसलिए वह राष्ट्रपिता है। वो जैविक पिता नहीं है, लेकिन वो हमारे राष्ट्रपिता है इस अर्थ में। कांग्रेस के बारे में हमने सुना, पढ़ा। उसने कहा कि जब देश आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद जो लोग उधर से देश के लिए आ रहे थे, पाकिस्तान से अपने देश के लिए आ रहे थे, और उन लोगों के बीच में जो आपस में बीच में ही कटापटी मच गई, मारकाट मच गई, कांग्रेस ने उस समय कह दिया कि ये हमारे अनुमान की गलती थी। और जो उस समय की चाटुकार गोदी मीडिया थी, उसने लिखना शुरू कर दिया, हाँ ये जो अनुमान की गलती थी, ऐसा नहीं संभव था, सोचा नहीं था कि इतने लोग चले आएंगे। क्यों नहीं सोच रहे थे? इससे भी उनकी एक मानसिकता की पता चलता है। जैसे वो स्वयं सोच रहे थे कि हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर ही नहीं है, हिंदू रह लो चाहे मुसलमान रह लो, और मुसलमान दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है, उसमें हिंसा है ही नहीं। जैसे उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच थी, तो वो अनुमान की गलती उस सोच के वशीभूत होकर के कर रहा था। वो मान रहा था कि लोग भी इसी मानसिकता के होंगे कि वो हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं सोचेंगे। उनके लिए धरती धरती का एक टुकड़ा है, उनके लिए राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं है, जैसे उनके लिए था। धरती को टुकड़ा मानते थे, तू ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग वहां से भारत के लिए चले, उनके लिए भारत अपना देश था, भारत अपना राष्ट्र था। भारत की अपनी संस्कृति, उनकी अपनी संस्कृति थी, जो वहां पर सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही थी उनको। इसलिए उस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के वो लोग वहां से चले, और भारत में आकर के रहना उन्होंने उचित माना। 1 करोड़ लोग वहां से चल देंगे, ये कह रहे हैं कि हमको तो अनुमान की गलती थी, ये तो हमारी, हमने सोचा ही नहीं था कितने लोग राष्ट्रभक्त होंगे। क्या ये अनुमान की गलती थी? इसका अभिप्राय तो यही हुआ ना। हम उसको अन्यथा क्यों लें? हम सही संदर्भ में लें। वो नहीं सोचते थे कितने लोग राष्ट्रभक्त होंगे जो वहां से चल देंगे, जो अपने आप को भारत में आकर के सुरक्षित मानेंगे। 20 लाख लोग कटवा दिए, और सबको श्रद्धांजलि देने की बजाय बस आराम से बड़े प्यार से कह दिया कि अनुमान की गलती थी। कारण दूसरा भी था। आरएसएस मौके पर जाकर के काम कर रही थी, लोगों को बचाने का काम कर रही थी। आर्य समाज मौके पर उतर के काम कर रहा था, आर्य वीर दल मौके पर उतर के काम कर रहा था, दूसरे हिंदुवादी संगठन उतर करके काम कर रहे थे। कांग्रेस सत्ता में मगन थी, सत्ता बंटवारे के काम में मगन थी, व्यस्तता थी उसकी, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए सारे के सारे वो मोहम्मद शाह रंगीला, जिनके लिए नादिर साहब वहां से चला था और कह रहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली में रंगरलियां मना रहे थे सत्ता के साथ, और राष्ट्रभक्त कर रहे थे दूसरा काम। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। इतिहास के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, अत्याचार हो गया हमारे आपके सबके सामने। लेकिन ऐसे इतिहास पूर्व में एक बार नहीं अनेक बार बने, और जिन जिन लोगों ने इतिहास बनाए, उन उन लोगों ने देश को एक रखने में अपना अप्रतिम योगदान दिया। चाणक्य ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर के देश की सेवा की थी,
और मैंने वो बताया था आपको कि वो अपने घर में बैठे हुए दीपक के सामने बैठ करके, लैंप के सामने बैठ करके, प्रकाश में बैठ करके कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे थे, राजकीय कार्य कर रहे थे। विदेशी मेहमान सेल्यूकस उनके पास आता है। जब सेल्यूकस उनसे बातचीत करने लगते हैं तो चाणक्य ने अपना वो दीपक, जो जिससे मैं जिसके प्रकाश में बैठ करके वो पहले काम कर रहे थे, उसको बुझाते हैं, दूसरा दीपक जलाते हैं, उनसे बातचीत आरंभ करते हैं। सेल्यूकस ने देखा कि कमाल की बात है भाई। तब उन्होंने कहा कि आपको यह आवश्यकता कैसे पड़ी? दीपक तो वो भी उतना ही काम कर रहा था, ये भी उतना ही काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उस समय मैं राजकीय कार्य कर रहा था, इसलिए राजकीय कोष से जो पैसा आता है उसमें उसका तेल पड़ा हुआ था लैंप में, और मैं उसके प्रकाश में काम कर रहा था, राजकीय। अब मेरी आपकी बातें होंगी व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत बातचीत होने के कारण मैं अब जो काम कर रहा हूं वो मेरा व्यक्तिगत होने के कारण व्यक्तिगत तेल ही अब इस दीपक में जलेगा। वह समझ गया कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना ईमानदार है, वो व्यक्तिगत स्तर पर भी इस प्रकार का कार्य करता है, उस देश को कोई झुकाने वाला संसार में नहीं हो सकता। आज तक छोटा सा कर्मचारी भी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करता हुआ आपको दिख जाता, व्यक्तिगत कार्य भी वो सरकारी गाड़ी से करवाता है। कितने स्तर तक हम गिर चुके हैं, क्योंकि हमने उन आदर्शों को कहीं पीछे छोड़ दिया जो इस देश के आदर्श हो सकते थे। समय पूर्ण हो रहा है और मैं बस एक बात कहकर के समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने अपने आप को अविवाहित रख करके कहीं पर चरित्र पर यह दाग नहीं लगने दिया कि उनकी इतनी महिला मित्र थी। देश के आज के राष्ट्रपिता के लिए इतना मोटा ग्रंथ लिखा गया है जिसमें उनकी महिला मित्रों का ही जिक्र है, और यदि आप उसको पढ़ने लगेंगे तो महिला मित्र पढ़ लीजिए, गांधी की महिला मित्र, आप थू थू करके निकलेंगे वहां से। एक ये आदर्श थे जिन्होंने अपने आप को आदर्श के रूप में स्थापित किया और बताया कि राष्ट्र की सेवा करनी है तो ब्रह्मचार्य का धारण करना देश के लिए आवश्यक। 2400 घंटे मसाल केवल एक ही जलेगी दिमाग में, मेरा राष्ट्र, मेरा राष्ट्र, मेरा राष्ट्र। हमारे यहाँ पर पिंडदान करने की परंपरा है। अरे पिंडदान कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। पिंडदान का अभिप्राय होता है देहदान। और जब आप यज्ञ में, ये पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप पिंडदान करने के लिए यज्ञ में आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, स्वाहा का अभिप्राय होता है कि मैं अपने स्वार्थ की आहुति देता हूं, मैं सर्वस्व न्यौछावर करता हूं। तो जब भी आप क्या करते हैं, आप पिंडदान कर रहे होते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए, सब कुछ कह रहे होते हैं मेरा मेरा, अपना पास कुछ नहीं, जो कुछ है सो राष्ट्र का है। तो यहाँ तो हर व्यक्ति पिंडदान करता है, और पिंडदान की ये परंपरा हमारी कल परसों की नहीं है, हजारों लाखों साल पुरानी है। मैं एक बात कह करके खत्म कर रहा हूं। चाणक्य ने कहा कि एक कूट युद्ध होता है, कूटनीति का युद्ध। आज के इतिहास की पुस्तकों में, आज की राजनीति शास्त्र की पुस्तकों में लोग पीएचडी कर रहे हैं। अभी परसों मेरे से एक लड़की बेटी मिली, होती लगती है हमारी रिश्ते में, वो मेरे से कह रही थी कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस पर कर रही हूँ। क्या कर रही हो भाई? ये लिख रही हूँ। मैंने कहा नहीं, उधर जाइए, विषय लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि अपने साहित्य को पढ़िए, चाणक्य को पढ़िए, दूसरे लोगों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि राजनीति में कौन सा विकार आ चुका है। तो आज की पॉलिटिकल साइंस को जब हम पढ़ते हैं तो लोगों के ये कहते हुए हम अक्सर उनको सुन लेते हैं कि हमें कूटनीति का पाठ पढ़ाया तो अमुक विदेशी ने पढ़ाया, शीत युद्ध कोल्ड वार का युद्ध पाठ पढ़ाया तो अमुक ने पढ़ाया, सशस्त्र सेनाओं के युद्ध की बात बताई तो वो फला ने बताई। नहीं, चाणक्य नीति को पढ़िए, चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़िए। कूट युद्ध, शीत युद्ध और सशस्त्र युद्ध, तीनों का वर्णन वहां पर मिलता है, तीनों का वर्णन। इसका मतलब आपके यहाँ पर तो ये हजारों साल पहले से स्थापित था कि कोई कूट युद्ध भी होता है, एक शीत युद्ध भी होता है, एक सशस्त्र युद्ध भी होता है। तो कितने दिमागदार लोग रहे होंगे, विचार करने की बात है। उन्होंने
बताया कि हस्ती दल, अश्वदल, पदाति और रथ, ये चार दल होते थे। इन्हीं को चतुरंगनी सेना कहा जाता था। और चतुरंगनी सेना के बारे में जानकारी देते हुए चाणक्य हमको बताते हैं कि एक रथी के साथ 10 हाथी, 100 घोड़े और 1000 पैदल सैनिक होते थे एक रथी के साथ। इसके बाद वो बताते हैं कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी होते थे, 21,870 ही रथ होते थे। और वो कहते हैं कि 65,610 रथ होते थे। आगे कहते हैं 1,09,10,935 पैदल सैनिक होते थे। कुल मिलाकर के 2,18,700 सैनिक होते थे। सब मिलाकर के 2,18,700 से एक अक्षौहिणी सेना बनती थी। तो 2+1+8+7+0+0 कुल मिलाकर के 18 हुए। और 18 का अभिप्राय हुआ 9, और 9 है सबसे बड़ा अंक, तो 9 में पूर्ण होता था। और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, 18 अक्षौहिणी सेना और 18 ही उसका योग। श्री कृष्ण जी ऐसे महान पुरुष थे जिनको प्रातः काल में ये जानकारी हो जाती थी कि आज शाम को कितने लोग लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए पाचक से, रसोईया से प्रातः काल में कह देते थे कि हम तो युद्ध के लिए जा रहे हैं, तुमको शाम को इतने लोगों का भोजन बनाना है। और उतने ही लोग लगभग लौट करके आते थे। तो 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब हो गया कि 18 दिन में 2,18,700 लोग प्रतिदिन मरते थे। और प्रतिदिन मरने वाले उन हाथी घोड़ों का, सैनिकों का, सबका अंतिम संस्कार कैसे होता होगा, बहुत समय हो गया, विषय लंबा हो जाता है। मैं इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। हाँ जी जी आदरणीय। वास्तव में से भारत भूमि को जो हम आज देख रहे हैं और इसके प्रति जो भाव हमारे हैं, वो निश्चित ही आचार्य चाणक्य की सींची हुई एक पौधे के समान ये राष्ट्र है, जो कि अभी भी अलग-अलग सीमाओं में, अलग-अलग शाखाओं को एकत्रित करने की आवश्यकता आज का सत्र ध्यान देता है, हमें ध्यान दिलाता है। और ये बात भी निश्चित ही सामने आती है कि उन्होंने जो प्रकृति से संबंधित कुछ नियम, जैसे आपने कहा कि कम खाइए, गम खाइए, और जो प्रकृति के कानून को उन्होंने ये मानवीय व्यवहार में लाने की परंपरा डाली है, वो हमारी विधि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और कई पहलू सामने आए हैं, क्योंकि समय शायद ये मांग कर रहा है कि अगले दिवस पर भी इस पर चर्चा हो और जब प्रश्नोत्तरी भी इस पर हो, क्योंकि एक ऐसा विषय है इसमें बहुत लोगों की रुचि भी है और ये रुचि आगे का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसी क्रम में मैं जबकि 3 मिनट शेष हैं, आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि 1 या 2 व्यक्ति तक मैं पहुँचूँ। अब हैंड रेज़ तो मुझे नहीं दिख रहे अभी, तो मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे डॉक्टर सर, कृष्णा जी, डॉक्टर किशोर दुबे सर, आप तक पहुँचता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इतिहास का विमोचन भी उन्होंने किया। बहुत मन को छूने वाली एक बात उन्होंने कही कि जब 2 दीपक लेके बैठे थे तो राष्ट्र का दीपक बुझा के व्यक्तिगत काम के लिए व्यक्तिगत दीपक लगाना, यह इतनी बड़ी सीख है कि निश्चित रूप से हर समय में हर एक को अपना उसमें आचरण में लाने लायक बात है कि राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के संसाधन जो है राष्ट्र के काम के लिए करना है, चाहे हम जॉब में रहे या किसी पोस्ट पे रहे, और व्यक्तिगत आचरण के लिए व्यक्तिगत संसाधन करना है। ये एक भी सीख अगर हमने इस आज से सीख लिया तो निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान हम सबका होगा
यह भावना के साथ मेरी बात मैं रखता हूं। और दूसरी विनती है कि उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारा जो लेक्चर शुरू होता है, जो ये गेस्ट लेक्चर, वो 6:45 को करे, ताकि समय की बहुत कमी हो रही है, क्योंकि वक्ता जो आता है उसको कम से कम पौन घंटा चाहिए, और उसके बाद में उस पर टिप्पणी देना, ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चन करना, इसके लिए भी 15-20 मिनट चाहिए। तो 6:45 बजे ही शुरू किया जाए और 8 बजे तक खत्म किया जाए। धन्यवाद। मुन्नीलाल सर, जी धन्यवाद। और आदरणीय मुन्नीलाल सर के पास में तारीख डिसाइड हो गई? वहां से पूछ लिया आपने, बात हो गई क्या? जी, इसके बाद तुरंत बात करते हैं। आदरणीय मुन्नीलाल सर, आप उपस्थित हों, या आदरणीय रचना दीदी जी, आज आप अपनी टिप्पणी समापन करें और तत्पश्चात जो अन्य सूचनाएं हैं वो भी रखी जाए। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया और युवहर मंच को मेरा प्रणाम। जैसे कि आज की हमारी कक्षा योग की आदरणीय बाबूलाल भैया ने बहुत सुंदरली योग का हमने अनुभव बहुत अच्छे से किया, और योग के साथ हम द्वितीय सत्र में हमारे इतिहासविद आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को हमने सुना। और आज समय को देखते हुए कल जो हमारी शाम को मीटिंग हुई थी, और फिर उसी दौरान मैंने तानाजी सर से बात कर ली थी, तो उनका अभिप्राय, उनके विचार जो थे कि हमें पहले आज हमें अपनी उपस्थिति कितनी आनी है वो पहले बताना पड़ेगा, तब जाकर वो डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वो कल उन्होंने उनके जो सीनियर थे उन्होंने बात नहीं हो पाई उनसे, आज वो बात कर लेंगे, मगर हमारी उपस्थिति कितनी है ये भी हमें डिसाइड करना है। तो आज हमें ये करना है कि मध्य प्रदेश से कितने लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से कितने लोग होंगे, और फिर अन्य उत्तराखंड से भी, अलग-अलग राज्यों से कितने लोगों की उपस्थिति वहाँ पर हो जाएगी, ये थोड़ा-सा हमें डिसाइड करना है। बाकी उनका एक ये भी था कि जो भी आना चाहते हैं वो वहाँ से कुछ सीख कर जाए, या फिर पर्यटन स्थल है वहाँ पर देखना है, ये भूमिकाएं अपने मन में ना ले, आपको कहा वहाँ पर सीखना है, और जो भी है इच्छुक वही आ जाए। और उनका ये भी था, और उनका एक और है कि वो फैमिली के साथ, आप फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, वहाँ पर रहने की वगैरह सारी व्यवस्था हो जाएगी। और जो जैसे कि आदरणीय हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य जी ने कल बताया था कि हमारा वो वहाँ पर हमारा शेड्यूल कैसे होगा, तो उन्होंने बताया है कि वो हमसे बाद में बात करेंगे, और फिर हमें बताएंगे कि 6 बजे से हमारा सेशन शुरू होगा। चाय, नाश्ता, पानी आपके ऊपर भी है, क्या है आपकी व्यवस्था कैसी होगी, आप कितने जल्दी उठ जाएंगे, आप क्या करेंगे, ये भी डिसाइड करना है वहाँ पर जाकर। तो वो तो कल कर्नाटक में थे, तो वो कल हमारे सदन में नहीं आ सके, मगर अभी शायद आज मैं उनसे फिर से एक बार बात कर लेती हूँ। देखते हैं हम शाम को मिल जाए, क्योंकि आज वो डिसाइड भी करेंगे कि हमारी तारीख तो वैसे फिक्स है, वो बोल दिया है उन्होंने, फिर भी हमें उपस्थिति संख्या कितनी है ये थोड़ा-सा उनको देना है टारगेट। तो कल उनका ये निवेदन था। और आज दीदी हमारा तारीख के इसलिए पूछ रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए। आज बिल्कुल निश्चित हो जाएगा अशोक भैया।